हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीपीएससी का जो पिछला पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके कंप्लीट क्वेश्चंस लगातार हम कर रहे हैं और कई सारे पार्ट्स इसके हम करवा भी चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इस पार्ट में ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम जो बचेंगे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, चाहे आपने मैच किया होगा 1.0 और 2.0 में, ये क्वेश्चंस क्या है कि रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 1.0 वाले 2.0 में रिपीट हुए थे और टॉपिक भी पता चल जाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले फ्रेंड देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल से, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम से पहुंचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जा रहा है अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो 200 अनुच्छेद संबंधित है किससे? वित्त आयोग से। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। याद रखना, देखो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको अनुच्छेद एक बार जरूर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 27, इसमें क्या कहा जा रहा है? 27 में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के लिए समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो जब जोड़े गए थे तो कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश करी थी? सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन पे किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली किसमें है? तो ये है कनाडा में। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 पे आते हैं। 29 नंबर, इसमें कहा जा रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यानी कि ताड़ी विरोधी जो आंदोलन चला था तो कौन से राज्य में था? यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 30, और 30 में कहा जा रहा है क्वेश्चन में ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से कारारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि ऐसे जो विधेयक होते हैं जो करों की समाप्ति के बारे में बात करते हैं, टैक्स जो होते हैं, तो ये कौन कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? तो इनको हम रखते हैं धन विधेयक। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर नहीं भी आ रहा होगा थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे आप। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि विधेयक, और कौन से विधेयक? करों की समाप्ति, कर मतलब टैक्स, धन, तो यहाँ पर हो जाएगा धन विधेयक। ठीक है। अगला, हालांकि ऑप्शन भी ऐसे दे के रखे हैं, वित्त विधेयक भी कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट 31 पे आते हैं। 31 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? यानी कि लोकतंत्र के विचार में उसका विश्वास नहीं है, तो ये हो जाएगा किसमें? कट्टरपंथी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है कि लोकतंत्र जो है उसको नहीं मान रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 32 में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है। इसमें कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन पे कि लोकतंत्र के अंतर विरोधियों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा है? यानी कि ये नाटक है, याद रखना है, द एप्पल कार्ट। तो इसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। या ऐसा भी देखो, अगली बार क्वेश्चन को घुमा सकता है कि यहाँ पर दे देगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा कौन सा नाटक है, और कई सारे नाटक के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर बीच में एक ये भी दे दिया जाएगा। तो ये सही करना है। तो इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है, तो ऐसे भी आपको समझ लेना है। अगला देखो 33 नंबर। 33 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी ये किसने लिखी है? सही उत्तर है इसका प्रताप भानु मेहता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो कई सारी पुस्तकों के नाम यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन भी हमने देखा उसमें पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया था। तो ऐसी बुक्स जो मिलती हैं इनको एक बार जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है। पहला हमने क्या बताया टॉपिक, आपको पढ़ना है अनुच्छेद, और दूसरा नंबर क्या बताया है, इसके साथ साथ ये पुस्तकें और उनके लेखक, रचनाकार जो हैं। तो अनुच्छेद और पुस्तकों के राइटर जो हैं, लेखक। अगला देखो 34 नंबर। 34 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान किसने बनाया? तो संविधान जो है उसको किसने बनाया था?
तो ये बनाया था भारत की संविधान सभा ने। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर। 35 पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही यानी कि शुरुआत से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। यानी कि सबसे पहले जब वहां पर शुरुआत हुई थी, एकदम शुरू से ही उसने वयस्क मताधिकार लागू कर दिया था। तो ये कौन से देश ने किया था? सही उत्तर है भारत ने। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा व लिखित संविधान है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 36 पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का होना माना जाता है? कौन से देश में ये माना जाता है कि बहुमतवादी लोकतंत्र है और वहां पर जो व्यवस्था है ये है? सही उत्तर है इसका श्रीलंका में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन बताने की कोशिश करें, देखते हैं जवाब किसका सही आता है। और अगर सही आएगा तो हम उसको पिन कर देंगे और वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा, आप सभी को दिख भी जाएगा। ठीक है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त, ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो 37, और इस पे कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? यानी कि सबसे निम्न स्तर में जो आते हैं, जैसे ऊपर से आते हैं फिर नीचे आते हैं, तो सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पंचायत। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, और 38 पे है कि एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सत्ता संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सुंदर प्रकार, सबसे अच्छा प्रकार कौन सा माना गया है? तो ये चुनाव है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी ही व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, मताधिकार। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 39 क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है 39 पे इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसने लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाया है, गहरा बनाया है। किसने बनाया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 40 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन पे इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? यानी कि लोकतंत्र को उसने बहुतंत्र बनाना चाहा। तो किसने बनाने की कोशिश करी थी? तो ये था रॉबर्ट डहल ने। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। रॉबर्ट डहल जो है उसने कोशिश करी थी कि लोकतंत्र को बहुतंत्र बना दिया जाए। अगला अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर फिर 1 से शुरू हो गया अगला टॉपिक। इसमें कहा जा रहा है शिशु मृत्यु दर है, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर की हम बात करते हैं वो है क्या? तो ये है कि उस विशेष वर्ष में, यानी कि कोई भी वर्ष है, जैसे मान लो 2024 है, एक विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या ये बोला जाता है। यानी कि अगर मान लो कि किसी भी शहर में या कहीं की हमें जनसंख्या मृत्यु दर बतानी है, तो 1000 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है, अब उसी साल के अंत तक, यानी कि उसी साल के अंदर अंदर ये देखा जाता है कि कितने बच्चे जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो होती मृत्यु दर। ठीक है, जीवित बच्चों का जो अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जैसे मान लो 1000 है, 1000 में से मान लो 200 बच्चे मर गए, तो ये अनुपात निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, और इस पे कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। यानी कि हमारे देश की जितनी टोटल जनसंख्या होती है उसमें से हम क्या करते हैं, उसकी आय को हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लो टोटल आय, जैसे मान लो 5 करोड़ है, और 5 करोड़ में से मान लो कि 5000 लोग हैं, तो 5000 से डिवाइड कर दो। जो अनुपात मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा सका है। ठीक है, अगला ग्रॉस डोमेस्टिक, और ये प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड वाला, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? यानी कि यूएनडीपी जो है अगर वो करती है तो किस आधार पर हम वहां पर तुलना करते हैं? तो देखो
यूएनडीपी जो प्रकाशित करती है रिपोर्ट, उसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो ये सही है। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है वहां पर, ये भी देखा जाता है। लोगों का शिक्षा का स्तर क्या है, यानी कि एजुकेशन वहां पर क्या है, लेवल क्या है उसका, तो ये भी देखा जाता है। तो ये तीनों चीजें देख करके वहां पर क्या करी जाती है, जीडीपी रिपोर्ट अपनी बनाती है। तो जब देखो तीनों सही हैं, एक से ज्यादा सही होते हैं, तो ऑप्शन डी लगाते हैं, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर है, और इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सतत विकास। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा, यानी कि लगातार जो चल रहा है, अनवरत चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा है, और इसमें क्या है, पांचवा क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है, यानी कि 6 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें से स्कूल जाने वाले जिन बच्चों का प्रतिशत निकालते हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं शुद्ध उपस्थिति अनुपात। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा, उपस्थिति अनुपात के रूप में हम उनको जानते हैं। अगला है देखो छठवां नंबर, और इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार पेपर में पूछा गया था कि प्राथमिक, अब इसमें 2.0 में पूछ लिया है क्या, पहले द्वितीयक पूछा था, अब पूछ लिया है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमको। तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही थी, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, जैसे कोई कृषि से संबंधित कोई आता है, ठीक है, जैसे कि पशुपालन, खेती किसानी करना, या फिर मत्स्य पालन भी उसी में आता है, ठीक है, मछली पालन वगैरह है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो परिवहन नहीं है, क्योंकि परिवहन प्राथमिक में नहीं आता है, जबकि मछली पकड़ना जो होता है ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। दूसरा कह रहा है कि तीसरा नंबर बैंकिंग, तो बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा, तीसरे उसमें आता है, तो ये भी देखो ए और सी जो है ये तीसरे तृतीयक हैं, और कह रहा था प्राथमिक नहीं है, तो प्राथमिक कौन सा नहीं है, ये नहीं है प्राथमिक का, और ये नहीं प्राथमिक का, तो ए और सी जो हो जाएंगे ये प्राथमिक क्षेत्र के नहीं है। तो जब एक से ज्यादा सही उत्तर होते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है सेवंथ नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है सेवंथ नंबर पे 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि देखो अभी क्या है कि जनगणना जब हुई थी तो 2011 में हुई थी, इसके बाद अब तक नहीं हो पाई है, हालांकि 2021 में होनी चाहिए थी और नहीं हुई है। तो अब जब तक नहीं हो रही जनगणना तब तक पुराने आंकड़े ही हमको याद रखना है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखो ग्रामीण साक्षरता दर पूछ रहा है, लिटरेसी रेट पूछ रहा है वहां पर, तो याद रखना है इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास और औरंगाबाद, यानी कि दो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं रोहतास और औरंगाबाद जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा राज्य का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी को हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 8th नंबर का, 8th नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है 8th नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और नहीं वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में नहीं आता है क्या, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका जो होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है ऋण की शर्तों में संपार्श्विक यानी कि कोलैटरल सहित शामिल है, तो ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखो ब्याज दर को भी देखा जाता है, और पुनर्भुगतान का तरीका भी देखा जा सकता है, और दस्तावेजीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हस्ताक्षर करते हैं, अपने अपने जो बॉन्ड होते हैं वो भरते हैं, अपनी अपनी शर्तें लिखते हैं वहां पर कि इतने दिन में हम पैसा वापस कर पाएंगे, और ब्याज दर की भी बात करी जाती है कि कितने % का ब्याज लगेगा, और पुनर्भुगतान का तरीका भी बताया जाता है कि भाई हम जब भुगतान करेंगे तो किस हिसाब से हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे या चेक से देंगे, जैसा भी है। तो ये तीनों चीजें हम देखते हैं, तो ये तीनों चीजें सही हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन वही 10वां नंबर है, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है,
किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसमें से देखो, प्रतिबंधों को हटाना, जो व्यापार बाधाएं हैं या प्रतिबंध को हटा देना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण नहीं कहलाता, निजीकरण नहीं कहलाता और विनिवेश भी नहीं कहलाता है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे इसका फिर सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो मैं सही उत्तर आपको इसका बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होना चाहिए उदारीकरण। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर पूछा गया है इसको हम बोलते हैं उदारीकरण, कि यानी कि व्यापार की जो बाधाएं होती हैं उसको हटाना। ये प्रतिबंध जो जो भी लगाए होते हैं वो सरकार जब हटा लेती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उदारीकरण के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पर कहीं उदारीकरण नहीं देख रखा था, इस वजह से इनमें से कोई सही ऑप्शन नहीं निकले हमारे। तो सही उत्तर अगर ऑप्शन में होता उदारीकरण तो उत्तर सही हो जाता। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वरना काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगले पार्ट में हम नेक्स्ट बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो जो भी हमारा अगला पार्ट आएगा आप एक बार चेक कर लेना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जब तक रिकॉर्ड हो चुका होगा तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके अगला पार्ट इसका देख सकते हैं, या किसी भी वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसी के नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए, वहीं पर अगले पार्ट की लिंक दी होती है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। 1.0 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने भी रियल क्वेश्चन पेपर हमने करवाए थे, सारे के सारे हमने सॉल्व करवा दिया है और उसका सॉल्यूशन यहीं पर पड़ा हुआ है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे, या प्लेलिस्ट में जाते ही हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक पिछला पेपर। तो वहां से आपको सारे खुलकर आ जाएंगे, जो भी मिलेंगे आपको 1.0 2.0 तो हम करा ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक बार चेक कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप भी क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ क्योंकि मैथ भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो मैथ के हमने कई सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, या कई सारे। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगी और क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट जाते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो गणित की वीडियोज जो हैं वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा देख सकते हैं। और जो हमने टॉपिक बताए थे आपको स्टार्टिंग में अगर याद हो, जैसे कि अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद ये पहला टॉपिक, और दूसरा नंबर उसके साथ साथ हमने अनुच्छेद की ये भी बताया था कि पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि पुस्तक होता है और उनके लेखक, ये एक बार जरूर देख लेना क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब ये चांसेस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये सारे के सारा जो हम कंटेंट देते हैं ये रियल कंटेंट होता है, इसमें कोई भी बनावट नहीं होती है, रियल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप देखना चाहते हो एक बार मैं फिर से आपके सबूत के लिए दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर है, मैंने जो करवाना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।